खैर, आज के इस नए विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और लोकल बिजनेस से सीधा जुड़ा हुआ है। आज हम डॉलर के डोमिनो इफेक्ट को डीकोड करेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब एक पल के लिए सवाल पर गौर करते हैं। जब देश बड़े पैमाने पर कच्चा तेल मंगाता है या लोग विदेशी छुट्टियों पर जाते हैं, तो उसका सीधा असर देश के होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर कैसे पड़ता है। सुनने में दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन यही तो वो छुपा हुआ कनेक्शन है जो इस पूरे विश्लेषण के खत्म होने तक एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो आज की चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे द नेशनल पिगी बैंक की, फिर द लोकल बिजनेस स्क्वीज, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर फ्लाइट, फिर कैस्केडिंग क्राइसिस और आखिर में द पाथ टू स्टेबिलिटी। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, द नेशनल पिगी बैंक, अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं, वो असल में देश की एक गुल्लक की तरह है। अब होता क्या है कि जब भी हमें विदेशों से कुछ खरीदना होता है, जैसे कच्चा तेल हो गया या कोई भारी मशीनरी, तो पेमेंट डॉलर में करनी होती है। अगर इस नेशनल गुल्लक में डॉलर भरे हुए हैं तो इकोनॉमी एकदम स्टेबल रहती है। यही वो सेफ्टी नेट है जो इंटरनेशनल ट्रेड को आसान बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये डॉलर वाली गुल्लक आखिर खाली कैसे हो जाती है? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। कच्चे तेल के इंपोर्ट पर हमारा करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए का डॉलर बाहर चला जाता है। उसके बाद सोने की खरीद पर 7 लाख करोड़, और हाँ, जो विदेशी यात्राएं होती हैं उन पर भी 3 से 4 लाख करोड़ का खर्च होता है। मतलब इन चीजों पर हमारी भारी निर्भरता सीधे तौर पर इस नेशनल गुल्लक से डॉलर को चूस लेती है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द लोकल बिजनेस स्क्वीज, मार्जिन्स अंडर प्रेशर। यहीं पर डोमिनो इफेक्ट का पहला मोहरा गिरता है। देखिए चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। जब देश से डॉलर बाहर जाता है और रिजर्व कम होता है तो अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है। मान लीजिए डॉलर 74 रुपए से उछलकर 95 रुपए पर पहुंच गया, सीधा 28% का जंप। अब जो लोकल बिजनेस बाहर से रॉ मटेरियल मंगा रहा है उससे तो 28% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी ना। अब उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो बिना दाम बढ़ाए खुद नुकसान से हैं जिससे उनका मार्जिन बुरी तरह सिकुड़ जाएगा, या फिर वो प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दें जिससे बाजार में उनकी सेल्स धीमी हो जाएगी। यानी करेंसी में आई जरा सी गिरावट लोकल बिजनेस की पूरी प्लानिंग और मुनाफे को हिलाकर रख देती है। यही चीज हमें अगले पॉइंट तक लाती है। सेक्शन 3, फॉरेन इन्वेस्टर फ्लाइट, द मैथ ऑफ कैपिटल एक्सोडस। विदेशी निवेशक अपना पैसा बाहर क्यों निकालते हैं, इसका गणित बड़ा ही दिलचस्प है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी विदेशी निवेशक ने 100 करोड़ रुपए लगाए। उसे उम्मीद थी कि 20% मुनाफा होगा, यानी कुल 120 करोड़। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन इसी बीच देश की करेंसी 10% गिर गई। अब उस 120 करोड़ की वैल्यू 10% कम हो गई, मतलब 12 रुपए साफ। तो जो रिटर्न 20 रुपए का मिलना चाहिए था वो घटकर महज 8 रुपए रह गया। करेंसी के कमजोर होने से निवेशक का प्रॉफिट पूरी तरह से हवा हो जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 1600 करोड़ रुपए, ये वो चौंकाने वाली रकम है जो हाल ही में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाजार से निकाल ली। और इसका कारण वही था, बदलते सेंटिमेंट और करेंसी की अस्थिरता का डर। जाहिर है कोई भी निवेशक अपना पैसा इस तरह डूबते हुए नहीं देखना चाहेगा। अब जब पैसा बाहर जाता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं सेक्शन 4 में, कास्केडिंग क्राइसिस, द रिपल इफेक्ट ऑन नेशनल स्टैंडिंग। जब हालात बिगड़ते हैं तो देश के सेंट्रल बैंक को मोर्चा संभालना पड़ता है। करेंसी को बचाने के लिए वो बाजार में डॉलर झोंक देते हैं, जैसे कभी-कभी एक झटके में 50 बिलियन डॉलर तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन भारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी के चलते डॉलर फिर कम पड़ते हैं, तेल महंगा होता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आसमान छूने लगती है। इससे होता यह है कि खाने पीने से लेकर हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में इन्फ्लेशन 70% तक जा सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए बैंक मजबूर होकर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। मतलब जो होम लोन 8% पर था वो उछलकर 9.5% हो जाता है। और इन सब के बीच मूडीज और फिच जैसी एजेंसीज देश की क्रेडिट रेटिंग गिरा देती हैं, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर उधार लेना और भी महंगा हो जाता है। ये पूरा एक दुष्चक्र है। इस बात को गहराई से समझने के लिए जरा इन दो क्राइसिस को कंपेयर करते हैं। 1991 में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। हालात इतने गंभीर थे कि डॉलर जुटाने के लिए 67 टन सोना यूरोप में गिरवी रखना पड़ा था।
और दूसरी तरफ 2022 का श्रीलंका का संकट देखिए, उनका रिजर्व महज $2 बिलियन रह गया था, जबकि कर्ज $7 बिलियन का था। नतीजा हम सबने देखा, पेट्रोल के लिए 121 घंटे लंबी लाइनें और भयंकर आर्थिक पतन। ये साफ दिखाता है कि जब विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है तो उसके परिणाम कितने खौफनाक हो सकते हैं। एक और ताज़ा केस स्टडी बांग्लादेश की है। 2022-2023 के दौरान उनका रिजर्व अचानक $48 बिलियन से आधा होकर सिर्फ $21 बिलियन रह गया। उनकी करेंसी टका तेजी से गिरी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें IMF के पास जाकर $5 बिलियन के बेलआउट की गुहार लगानी पड़ी। करेंसी क्राइसिस किसी भी देश को बहुत तेजी से बाहरी मदद मांगने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसका एक समाधान भी है। आते हैं सेक्शन 5 पर, द पाथ टू स्टेबिलिटी, बिल्डिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $1.75 ट्रिलियन। ये सिंगापुर का फॉरेक्स रिजर्व है। सोचने वाली बात है, सिंगापुर कितना छोटा सा देश है, ना उनके पास अपना तेल है, ना ही कोई खास प्राकृतिक संसाधन, फिर भी उनका रिजर्व दुनिया में सबसे बड़े रिजर्व्स में गिना जाता है। ये साबित करता है कि अगर आर्थिक स्थिरता हो तो पूरी दुनिया का कैपिटल चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। तो ये पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट शुरू कैसे होता है? इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है एक्सपोर्ट बढ़ाना। जब कोई देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो विदेशी डॉलर तेजी से देश में आते हैं और रिजर्व्स को भर देते हैं। इससे करेंसी पूरी तरह स्थिर हो जाती है, और जब करेंसी में स्थिरता होती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, लोन सस्ते मिलने लगते हैं, जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आता है और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होते हैं। ये सब आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर भारत की बात करें तो हमने भी इस दिशा में एक लंबा सफर तय किया है। जो रिजर्व 1991 में सिर्फ $1.25 बिलियन का था, यानी मुश्किल से 2 हफ्ते का खर्चा, वो 2024 में बढ़कर $700 बिलियन के पार पहुंच गया। आज हमारे पास 11 महीने का मजबूत रनवे है। ये शानदार रिकवरी दिखाती है कि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लगातार बढ़ाने और उसे सुरक्षित रखने के कितने बड़े और ठोस फायदे होते हैं। ये विचार इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। जो देश एक्सपोर्ट करता है और अपने पास मजबूत रिजर्व रखता है, वो अपनी शर्तें खुद तय करता है। ऐसा देश जियोपॉलिटिकल रूप से इतना ताकतवर हो जाता है कि उसे किसी के सामने झुककर बेलआउट नहीं मांगना पड़ता। वो असल मायनों में अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल कर लेता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट्स में उथल-पुथल होती है, क्या हमारी ये नेशनल गुल्लक इतनी मजबूत है कि वो लोकल बिजनेस को अगले किसी बड़े आर्थिक झटके से बचा सके? ग्लोबल रिजर्व और हमारी रोजमर्रा की इकोनॉमी के बीच का ये कनेक्शन सच में बहुत गहरा है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस भारी भरकम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे का असली गणित अब एकदम साफ हो गया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।